झर रही। जैसे वृक्षों में फूल लगते ऐसे ध्यानी में स्वर्ग लगता है। मेरा संदेश है, ध्यान में डूबो। और ध्यान को कोई गंभीर कृत्य मत समझना। ध्यान को गंभीर समझने से बड़ी भूल हो गई। ध्यान को हल्का फुल्का समझो, खेल खेल में लो। हंसीबा खेलीबा करीबा ध्यानम, गोरखनाथ का ये वचन याद रखना। हंसो खेलो और ध्यान करो। हंसते खेलते ध्यान करो। उदास चेहरा बना के, अकड़ के, गुरु गंभीर होकर, धार्मिक होकर मत बैठ जाना। इस तरह के मुर्दों से पृथ्वी भरी। वैसे लोग बहुत उदास हैं और तुम और उदासीन होकर बैठ गए। क्षमा करो, लोग वैसे ही बहुत दीनहीन हैं। अब और उदासीनों को ये पृथ्वी नहीं सह सकती। अब पृथ्वी को नाचते हुए, गाते हुए ध्यानी चाहिए, आह्लादित। एक ऐसा धर्म चाहिए पृथ्वी को जिसका मूल स्वर आनंद हो, जिसका मूल स्वर उत्सव। श्री रजनीश आश्रम पूना में प्रतिदिन अपने प्रवचनों में ओशो ने मानव चेतना के विकास के हर पहलू को उजागर किया। बुद्ध, महावीर, कृष्ण, शिव, शांडिल्य, नारद, जीसस के साथ ही साथ भारतीय अध्यात्म आकाश के अनेक नक्षत्रों, आदि शंकराचार्य, गोरख, कबीर, नानक, मलुकदास, रैदास, दरियादास, मीरा आदि पर उनके हजारों प्रवचन उपलब्ध हैं। जीवन का ऐसा कोई भी आयाम नहीं है जो उनके प्रवचनों से अस्पर्शित रहा हो। योग, तंत्र, ताओ, झेन, हसीर, सूफी जैसी विभिन्न साधना परंपराओं के गूढ़ रहस्यों पर उन्होंने सविस्तार प्रकाश डाला है। साथ ही राजनीति, कला, विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, शिक्षा, परिवार, समाज, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण तथा संभावित परमाणु युद्ध के व उससे भी बढ़कर एड्स महामारी के विश्व संकट जैसे अनेक विषयों पर भी उनकी क्रांतिकारी जीवन दृष्टि मूल रूप हिंदी व अंग्रेजी में उपलब्ध है। शिष्यों और साधकों के बीच दिए गए उनके ये प्रवचन 650 से भी अधिक पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हो चुके हैं और 100 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुके हैं। वे कहते हैं, मेरा संदेश कोई सिद्धांत, कोई चिंतन नहीं है। मेरा संदेश तो रूपांतरण की एक कीमिया, एक विज्ञान है। ध्यान का अर्थ होता है न विचार, न वासना, न स्मृति, न कल्पना। ध्यान का अर्थ होता है भीतर सिर्फ होना मात्र। ध्यान है मृत्यु, मन की मृत्यु, मैं की मृत्यु, विचार का अंत। शुद्ध चैतन्य रह जाए, दर्पण जैसा खाली, कोई प्रतिबिंब ना बने। तो एक तो यात्रा है ध्यान की, और फिर ध्यान से ही ज्ञान का जन्म होता है। जो ज्ञान ध्यान के बिना तुम इकट्ठा करते हो वह ज्ञान नहीं है, ज्ञान का धोखा है, मिथ्या ज्ञान है। शास्त्रों से, सिद्धांतों से, दूसरों से, अन्यों से तुम जो इकट्ठा कर लेते हो वह ज्ञान नहीं। ज्ञान तो ध्यान में जन्मता है। ध्यान है शुद्ध बोध। उस बोध में तुम्हें दिखाई पड़ना शुरू होता है जीवन का अर्थ, जीवन का रहस्य,
ध्यान तो है कुंजी, खोल देती है अनंत के द्वार। ओशो अपने आवास से दिन में केवल 2 बार बाहर आते, प्रातः प्रवचन देने के लिए और संध्या समय सत्य की यात्रा पर निकले हुए साधकों को मार्गदर्शन एवं नए प्रेमियों को संन्यास दीक्षा देने के लिए। सन 1980 में कट्टरपंथी हिंदू समुदाय के एक सदस्य द्वारा उनकी हत्या का प्रयास भी उनके एक प्रवचन के दौरान किया गया। अचानक शारीरिक तल पर अस्वस्थ हो जाने से 1981 में उन्हें अमेरिका ले जाया गया। इसी समय उनके अमेरिकी शिष्यों ने ओरेगन राज्य के मध्य भाग में 64,000 एकड़ जमीन खरीदी, जहां उन्होंने ओशो को रहने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे ये अर्ध रेगिस्तानी जगह एक फूलते फलते कम्यून में परिवर्तित होती चली गई। वहां लगभग 5,000 प्रेमी मित्रों ने मिलजुल कर अपने सद्गुरु के सानिध्य में आनंद और उत्सव की वातावरण में एक अनूठे नगर के सृजन को यथार्थ रूप दिया। शीघ्र ही ये नगर रजनीशपुरम नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका का एक इनकॉर्पोरेटेड शहर बन गया। किंतु कट्टरपंथी ईसाई धर्माधीशों के दबाव में व राजनीतिज्ञों के निहित स्वार्थवश प्रारंभ से ही कम्यून के इस प्रयोग को नष्ट करने के लिए अमेरिका की संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारें हर संभव प्रयास कर रही थीं। जैसे अचानक एक दिन ओशो मौन हो गए थे, वैसे ही अचानक अक्टूबर 1984 में उन्होंने पुनः प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। जीवन सत्यों के इतने स्पष्टवादी व मुखर विवेचनों से निहित स्वार्थों की जड़ें और भी चरमराने लगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सत्य ही धर्म है, लेकिन सत्य शास्त्रों में नहीं है और न धर्म शास्त्रों में। सत्य होता है ध्यानस्थ, समाधिस्थ व्यक्ति की चेतना में, और जिसने समाधि को पा लिया उसी ने धर्म को पाया। मगर यह हमेशा बगावत, हमेशा विद्रोह, यह हमेशा
सड़ी गली लाशों के बीच में जीवंत का अवतरण, ये अंधेरी रात में, अमावस की रात में अचानक सूरज का उगना। अक्टूबर 1985 में अमेरिकी सरकार ने ओशो पर आप्रवास नियमों के उल्लंघन के 35 मनगढ़ंत आरोप लगाए। बिना किसी गिरफ्तारी वारंट के ओशो को बंदूकों की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। 12 दिनों तक उनकी जमानत स्वीकार नहीं की गई और उनके हाथ पैर में हथकड़ी व बेड़ियां डालकर उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में घुमाते हुए पोर्टलैंड, ऑरेगन ले जाया गया। इस प्रकार जो यात्रा कुल 5 घंटे की थी, वो 8 दिन में पूरी की गई। जेल में उनके शरीर के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया और यहीं संघीय सरकार के अधिकारियों ने उन्हें थैलियम नामक धीमे असर वाला जहर दिया। 14 नवंबर 1985 को अमेरिका छोड़कर ओशो भारत लौट आए। यहां की तत्कालीन सरकार ने भी अमेरिका के प्रभाव में उन्हें समूचे विश्व से अलग थलग कर देने का पूरा प्रयास किया। तब ओशो नेपाल चले गए। नेपाल में भी उन्हें अधिक समय तक रुकने की अनुमति नहीं दी गई। फरवरी 1986 में ओशो विश्व भ्रमण के लिए निकले, जिसकी शुरुआत उन्होंने ग्रीस से की। लेकिन अमेरिका के दबाव के अंतर्गत 21 देशों ने या तो उन्हें देश से निष्कासित किया या फिर देश में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी। इन तथाकथित स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देशों में ग्रीस, इटली, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ग्रेट ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी, हॉलैंड, कनाडा, जमाइका और स्पेन प्रमुख थे। ओशो जुलाई 1986 में बंबई और जनवरी 1987 में पूना के अपने आश्रम में लौट आए। यहां वे पुनः अपनी क्रांतिकारी शैली में अपने प्रवचनों से पंडितों, पुरोहितों और राजनेताओं की पाखंडों व मानवता के प्रति उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश करने लगे। इसी बीच भारत सहित सारी दुनिया की बुद्धिजीवी वर्ग व समाचार माध्यमों ने ओशो के प्रति गैर पक्षपातपूर्ण व विधायक चिंतन का रुख अपनाया। छोटे बड़े सभी प्रकार के समाचार पत्रों व पत्रिकाओं में अक्सर उनके अमृत वचन अथवा उनके संबंध में लेख व समाचार प्रकाशित होने लगे। देश के अधिकांश प्रतिष्ठित संगीतज्ञ, नर्तक, साहित्यकार, कवि व शायर ओशो कम्यून इंटरनेशनल में अक्सर आने लगे। छब्बीस दिसंबर 1988 को ओशो ने अपने नाम के आगे से भगवान संबोधन हटा दिया। 27 फरवरी 1989 को ओशो कम्यून इंटरनेशनल के बुद्ध सभागार में सांदे प्रवचन के समय उनके 10,000 शिष्यों व प्रेमियों ने एक मत से अपने प्यारे सद्गुरु को ओशो नाम से पुकारने का निर्णय लिया।